औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपने कामों में मसरूफ़ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, क्लास सप्तम के 7th क्लास के बच्चों का सबक नंबर 7 हम लोग कर रहे हैं। चचा चक्कर ने तस्वीर टांगी। इसके पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने इसके अल्फाज मानी, इसकी तशरीह और उसके बाद पढ़ाई की। हम लोग सबसे पहले पढ़ाई, फिर अल्फाज मानी और तशरीह की। लेक्चर नंबर 2 में हमने सबक का खुलासा बयान किया। लेक्चर नंबर 3 में हमने मशकी सवालात, वो वाले मशकी सवालात जो आपके सबक से रेलिवेंट होते हैं, वो किए। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग इस सबक इसके लेक्चर नंबर 4 की तरफ आ रहे हैं, जो कि इसका हिस्सा ग्रामर है। यानी इसमें जो हिस्सा ग्रामर के सवालात हैं उन पर हम लोग बात करेंगे। तो आप कॉपी पेन अपने साथ लें, जो आपकी बुक पे करने वाले सवालात हैं वो भी साथ साथ कीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास सवाल नंबर 4 है हिस्सा ग्रामर का। सवाल नंबर 4, अराब लगाकर दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ अदा करें। अराब लगाकर, आपको पता है कि हम लोग अक्सर हम लोग उर्दू बोलते हैं तो हम अराब का ध्यान नहीं रखते। तलफ़्फ़ुज़ हमारी अदायगी जो होती है अक्सर गलत होती है। तो अब हमारे पास वर्ड, आप सवाल नंबर 4 देखें बुक पे ही, आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, अल्फाज दिए हुए हैं, उस पर आपने अराब लगाने हैं, फिर उनकी अदायगी करनी है। पहले है नीचे वर्ड लिखे हैं आप लोग, सौंपना, सौंपना। अब ये देखिए, ये वर्ड हमने लिख लिया है। अराब के साथ आप नीचे वाली लाइन में लिख रहे हैं सौंपना, ना। ये देखें सौंपना। दूसरा वर्ड है हमारे पास चिकनाचूर, चिकनाचूर। इसको नीचे लिखें, फिर उसके बाद आप उस पर अराब लगाएंगे, चिकनाचूर, चिकनाचूर। अब इसको आप लोग देखें, ये 2 हर्फ से मिल के बना है, चिकना और चूर। लिख लिया डियर स्टूडेंट्स, आपने नीचे लिख लिया चिकनाचूर। उसके बाद घसियाना, घसियाना। इसके ऊपर आप ज़बर ज़ेर लगाएं, घिस याना, घिसियाना। ये है घिस अलहदा, फिर या नून अलिफना, ये अलिफ या नून इफना, घिसियाना। आगे है नादिम, नादिम। अब देखें, नून ज़बर ना, दाल के नीचे ज़ेर, नादिम, ना नून अलिफ ना, दाल मीम, नादिम। आखिरी लफ्ज़ है आपके पास मारका, मारिका, मारका, मारका। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अराब लगाने हैं। अराब लगाने के बाद इन तलफ़्फ़ुज़ की दोबारा अदायगी करनी है। सौंपा, चिकनाचूर, घिसियाना, नादिम, मारिका। जो आपको दरमियान में लाइनें दी गई हैं, अल्फाज अराब, उस पर आपने लिख लिए। उसके बाद आप लोगों ने इनकी तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी, जिस तरह आपके सबक के स्टार्ट में आपने देखा, उन्होंने दिया हुआ है कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनके तलफ़्फ़ुज़ उन्होंने अलहदा करके बताए हुए हैं किस तरह। सौंपना, चिकनाचूर, घिसियाना, नादिम, मारिका। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप आ जाएं पेज नंबर 46 पर। ये हमारे पास था पेज नंबर 45। ये पेज नंबर 45 था, जिसपे हम लोगों ने ये वाले अराब किए। अब हम लोग कर रहे हैं पेज नंबर 46। पेज नंबर 46 का अगला सवाल हम लोग करेंगे। पेज नंबर 46 और सवाल नंबर है हमारे पास 5।
सवाल नंबर 5। डियर स्टूडेंट्स, आप गौर से सुने। सैयद इम्तियाज़ अली ताज ने अपने मजमून में, सवाल पे गौर कीजिएगा और मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, ये खुद से अपनी राय भी दीजिएगा। कुछ सवालात ऐसी हैं जिसको आप लोग खुद करने की कोशिश करें, टीचर से या अपने घर वालों से किसी से हेल्प लें। अब देखें, सैयद इम्तियाज़ अली ताज अपने मजमून चचा छक्कन तस्वीर टांकी में चचा छक्कन का मरकज़ी किरदार पेश करें, यानी जो मेन करैक्टर है उसके अंदर मरकज़ी किरदार है वो कौन है? चचा छक्कन। सारी जो सबक या ड्रामा है चचा छक्कन के गिर्द ही घूम रहा है। आपको ये किरदार कैसा लगा अपने अल्फाज में बयान करें। आपको कैसा लगा? अपने अल्फाज में बयान करना है। चचा छक्कन का किरदार बहुत मज़ाहिया और आप कह लें कि दिलचस्पी का बायस बना हमारे लिए उनका किरदार देखकर। घर वालों के हर फर्द को वो तिगनी का नाच नचाते, उन्हें इस तरह नहीं करना चाहिए। हर बंदे को अपना काम खुद से करना चाहिए और कोशिश करें कि वो अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो उस गलती को माने और उस पर शर्मिंदा होकर दूसरों से माफ़ी मांगे अगर गलती से किसी दूसरे का नुकसान हुआ है। तो चचा छक्कन किसी भी काम को उस तरह मुश्किल मत बनाएं कि उसमें बहुत सारे लोग मुसीबत में भी फंसे और मसरूफ़ हो जाएं। इसलिए काम को आसान बनाने के लिए एक पहले आप लाए अमल तैयार करें और उसको आसान से आसान बनाते हुए कम से कम लोगों को उसमें आप इन्वॉल्व करें, क्योंकि हर बंदे ने कुछ ना कुछ काम करना होता है, मसरूफ़ होता है। तो इस तरह एक छोटे से काम के लिए इतने लोगों को मसरूफ़ कर लेना, फिर अपनी गलती पर नादम ना होते हुए हर दूसरे बंदे को कहना है कि वो मतलब ये काम नहीं कर पा रहा है, मैं कर रहा हूँ। तो चचा छक्कन ने बड़े मज़ाहिया अंदाज में इस करैक्टर को, सैयद इम्तियाज़ अली ताज ने इस करैक्टर को दिखाया है। उससे हम बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुए हैं, लेकिन उससे हमने सबक भी हासिल किया है जो कि मैं बता चुकी हूँ। इस तरह का आप लिखें अपने दोस्त से, उसके बारे में पूछें। सवाल नंबर 6 हम लोगों ने करना है। सवाल नंबर 6 है, दर्ज झैल अल्फाज की इस दर्ज झैल अल्फाज की इस तर्ज पर जमा लिखें। इस तर्ज पर जमा बनाएं के जमा अल्फाज कहलाएं, के जमा अल्फाज कहलाएं। हम लोगों के पास कुछ अल्फाज हैं, उनकी हमने इस तरह जमा बनानी है। मैंने डियर स्टूडेंट्स आपको पहले भी बताया था कि अरबी कुछ जो उर्दू है वो बहुत सारी ज़बानों का मजमूआ है, उसमें अरबी के भी अल्फाज शामिल है। तो हम लोग अरबी की जब जमा बनाते हैं तो हम उसको उर्दू के क़वायद के रूह से नहीं, उसको अरबी जिस तरह अरबी में उसकी जमा बनती है वैसे बनाई जाती है। तो मैंने बोला था कि अरबी और अरबी में जमा अल्फाज और वाहिद, यानी वाहिद और जमा के दरमियान भी एक सीगा होता है तस्नीह, जिसको बोला जाता है, यानी एक अकेला जो होता है वो वाहिद, फिर दो जो होते हैं वो तस्नीह और तीसरा जो होता है जमा होता है, जमा सालम कहते हैं। उसके कई जाविये, 4 जाविये अरबी में होती हैं। जमा देखें आप किस तरह होती है। हमारे पास अल्फाज हैं। सवाल नंबर जिस तरह उन्होंने बताया, दुआ से अदविया, दवा होती है जो हम मेडिसिन खाते हैं, दवा से अदविया, अदविया से अद्वियात। अब उसके बाद देखें, रस्म से रसूम, रस्म से रसूम, रसूम से रसूमात, ये जमा और जमा है, यानी जमा से हम आगे जमा बना रहे हैं ये। अब ये देखें हमारे पास अल्फाज, वाहिद के बाद हम लोग लिखेंगे जमा, फिर जमा अल जमा, ये हमारे पास लॉग हो गए 3। अब आप पहले देखें, जौहर, पहला लफ्ज़ जौहर है, साथ ही लिख देते हैं जवाहिर, जवाहिरात, जमा है जौहर की जवाहिर, जवाहिरात, जमा और जमा है। अगला लफ्ज़ है शहर, शहरों, फिर शहरों आ गया, आगे है रस्म,
रसूम, रसूमात, रस्म, रसूम, रसूमात, आर्जा, अवारिस, वारजात, वारजात, वजह, वजूह और वजूहात। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास वाहिद, उसकी जमा आ गई, जमा और जमा आ गई। ये देख लें, ये अगले आप कॉलम में आ जाएं। फिर हम लोग लिख रहे हैं अल्फाज, जमा और जमा उल जमा। पहला लफ्ज़ है हमारे पास अकबर, अकाबिर, अकाबरीन। दूसरा लफ्ज़ है हमारे पास हादसा, हादसात, हवादसात, हवादिस, सॉरी, हादसा, हादसात, हवादिस। तीसरा वर्ड है हमारे पास रस्म, रसूम, रसूमात, रसूमात। आगे है हमारे पास, सॉरी ये उसी का हमने लिख दिया दोबारा, हादसा, हादसात, उसके बाद है अजीब। अगले कॉलम वाला हमने लेना है अकबर, हादसा, अजीब, अजायब, अजायबात। अल्फाज, जमा, जमौल जमा। अगला लफ्ज़ है हमारे पास लक़ब, अलकाब, अलकाबात। लास्ट है हमारे पास फैज़, फ़यूज़, फ्यूज़ियात। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको जमा से जमा और जमा बनाने का पता चल गया होगा। पहले अल्फाज हैं उसकी जमा बनाएं। कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनकी पहले जमा बनती है फिर जमा और जमा भी बनती है। ऐसा सवाल आए, फ़र्ज़ करें आपके पास सवाल आता है कि लफ्ज़ आपको दिए होते हैं, वाहिद यानी दिए होते हैं कि ये अल्फाज हैं, इनकी पहले जमा बनाएं फिर जमा और जमा बनाएं, तो इस तरह उनकी बनाई जाती है। डियर स्टूडेंट्स, आगे आप देखें, सवाल नंबर है हमारे पास, सवाल नहीं है, तफसीलिया। तफसीलिया मैंने पहले भी बताया था, इसको हम लोग रेज़ कर देते हैं। मैं आपको बता देती हूँ तफसीलिया। तफसीलिया कल भी मैंने बताया था। तफसीलिया, तफसीलिया, इसका निशान क्या होता है? ये अलामत है इसकी, तफसीलिया की अलामत। बाज़ जुमले आपने देखा होगा तो उसके आगे ये अलामत, जब आप रीडिंग कर रहे होते हैं, नसर पढ़ रहे होते हैं, तो उनके आगे ये अलामत लगी होती है, ये वाली। इसका मतलब होता है तफसीलिया कि आप आगे उसकी तफसील बयान की जा रही है। जिस तरह उन्होंने कहा है, फ़र्ज़ करें पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, पाकिस्तान के 4 सूबे मुदर्जा झैल हैं। अब आप तफसीलिया निशान आगे लगा रहे हैं, मतलब ये हो गया पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा, आगे है बलूचिस्तान। ये देखिए तफसीलिया का निशान। अब आपको अंदाज़ा हो गया कि जहाँ भी ये अलामत आए, इस अलामत को तफसीलिया की अलामत बोली जाती है। अब आप 46 पेज पे इसको मेरे साथ रीडिंग भी करें। बाज़ औक़ात भारत में मुख्तलिफ़ चीज़ों की तफसील बयान की गई होती है, इस मकसद के लिए तफसीलिया की अलामत इस्तेमाल की जाती है। इस अलामत को हम लोग इससे ज़ाहिर करते हैं। मसलन पाकिस्तान के सूबों के नाम दर्ज झैल हैं, पाकिस्तान के 4 सूबे मुदर्जा झैल हैं, या पाकिस्तान के 4 सूबों के नाम ये हैं: सूबा पंजाब, सूबा बलूचिस्तान,
सूबा खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। आगे आप देखिए फीचर नगारी आ गया, फीचर नगारी है दूसरा, एक ये तफसीलिया आ गया, अब हो गया फीचर नगारी। फीचर नगारी भी आप कह लें नसर या अदब का एक हिस्सा है। नसरी सिन्फ आपको पता है, एक नसर होती है, एक शायरी होती है अदब के अंदर, तो ये नसरी सिन्फ का हिस्सा है जिसका ताल्लुक सहाफ़त से है। सहाफ़त ये जो मतलब आप कह लें कि प्रोग्राम आ रहे हैं, टीवी पे प्रोग्राम चलते हैं, उसके अलावा अखबारों में लिखते हैं, मैगज़ीन लिखते हैं, सहाफ़ी जो वो कुछ बताते हैं, इस फीचर नगारी का ताल्लुक जिससे है वो सहाफ़त से है। और ये नसरी अदब से इसका ताल्लुक है, नसरी सिनफ से। फ़ीचर की इक़साम में बहुत सारी आ जाती हैं, तरबियत और इल्मी इक़साम भी आ जाती हैं, इसमें शख्सी या संवहनी फ़ीचर भी आ जाते हैं, तारीख़ी फ़ीचर भी आते हैं, न्यूज़ फ़ीचर भी आते हैं, फ़ोटो फ़ीचर भी वगैरह। यहाँ इसमें हम लोग जो आपको बता रहे हैं वो तालीमी या इल्मी फ़ीचर या आपकी इल्म के जो आपकी तरबियत कर सके उस फ़ीचर के बारे में बता रहे हैं। अब नीचे हेडिंग है तरबियती या इल्मी फ़ीचर, तरबियती या इल्मी फ़ीचर। हाँ जी, फ़ीचर क्या बता दिया कि किसी भी फ़ीचर की तारीफ़ आपको बता दी कि एक नसरी सिन्फ है, एक नसरी सिन्फ है जिसका ताल्लुक सहाफ़त से है। अब हम इसमें इल्मी या तरबियती फ़ीचर के बारे में बताएंगे। इसमें होता है किसी को इल्म देना या उसकी तरबियत देना, जिसमें हम लोग ऐसे फ़ीचर जो दूसरों की तरबियत की गर्ज़ से लिखे जाते हैं, जिनमें किसी अहम मामले या फ़न के बारे में मालूमात दी जाती है, यानी कोई मामला या किसी फ़न के बारे में आपको मालूमात दी जाती है, उससे आपके इल्म में भी इजाफ़ा होता है और उसके साथ आपकी तरबियत भी होती है। इनमें जिस तरह फ़र्ज़ करें हाफ़िज़ाने सेहत के असूल, यानी आप हाफ़िज़ाने सेहत के असूल कौन कौन से हैं, उनको किन को अपना कर आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं और लंबी ज़िंदगी, बीमारियों से बचाव मुमकिन है। इसके बाद शहरी दिफ़ा कैसे हम लोग कर सकते हैं, इस पे फ़ीचर। उसके बाद ट्रैफ़िक पे घरेलू संतों की तैयारी, खाना बनाने के तरीके वगैरह के मौज़ूआत पर लिखे जाने वाले मौज़ूआत उस फ़ीचर में शामिल होता है। फ़ीचर लिखने के लिए 10,000 बातों की ज़रूरत होती है। गौर से सुनिएगा, फ़ीचर जो लिखते हैं उसके लिए किसकी बातों की ज़रूरत होती है। नंबर 1, किसी ख़ास मौजू का इंतखाब किया जाता है। फ़र्ज़ करें जिस तरह ऊपर मौजू बताएं उनमें से कोई ट्रैफ़िक ले लें, आप ट्रैफ़िक के कवानीन ले लें, उसमें आप अमूर ख़ानादारी ले लें, आप शहरी दिफ़ा ले लें, हाफ़िज़ाने सेहत के असूल ले लें। किसी एक मौजू का इंतखाब किया जाता है, मुतल्लिका मौजू ने 1-2 अहम पहलुओं पर बात की जाती है। जो मौजू होता है इसको 1-2 पहलू, मतलब आप देखें कि कोई एक मौजू जब हम लेते हैं तो उसके बहुत सारे पहलू निकलते हैं, तो फ़ीचर में उसके 1-2 पहलुओं के बारे में ही बात की जाती है। दिलचस्प, जामिया अंदाज़े तहरीर या अंदाज़े बयान जो होता है वो बहुत दिलचस्प और वो होना चाहिए जामिया यानी वुसअत के साथ, ताकि दूसरे की समझ में आए। तस्वीर से भी मदद ली जा सकती है। कुछ लोग तस्वीर से, जैसे प्रैक्टिकली हम आज या तस्वीर प्रैक्टिकली करके दिखाएं या तस्वीर को दिखाएं तो बहुत जल्दी से समझ जाते हैं। तहरीर बोझल ना हो, बोझल ये कि उसको तहरीर को पढ़ते हुए या उसको सुनते हुए या उस फ़ीचर को किसी से बोलते हुए अगला बंदा बोझल हो जाए, उसकी तवज्जो ही ना हो। उसे हल्का फुल्का और दिलचस्प असलूब तैयार करना चाहिए। दिलचस्प, इस पर इंटरेस्ट लें, उसको इंटरेस्टिंग हो, ऐसा होना चाहिए। तहरीर जो है वो बोझल ना हो, इसके लिए हल्का फुल्का और दिलचस्प, यानी उसको उसमें इंटरेस्ट डेवलप करना है, उसको दिलचस्प बनाना है। उसमें कुछ ऐसी बातें आप करें जिससे दूसरा बंदा उस फ़ीचर को पढ़ते हुए उससे जुड़ा रहे, उससे को मुस्तफ़ीद भी हो। नंबर 6 है इसमें फ़ीचर आमतौर पर इब्तदा, वुसअत और इख्तिताम। वुसअत होता है दरमियानी और इख्तिताम एंड। तीन उसके फ़ीचर जो मुश्तमिल होता है, इब्तदा यानी आगाज़, शुरू में, उसका दरमियान और इख्तिताम। मज़ीद सुर्खियाँ, झलकियाँ और तस्वीर भी शामिल की जा सकती हैं, यानी उसको इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए या किसी को समझाने के लिए या उससे मुस्तफ़ीद हो सके तो उसके लिए आप सुर्खियाँ मतलब हेडलाइंस दे दें, उसकी झलकियाँ, कुछ चीज़ों की आप झलकियाँ दिखा दें और तस्वीर दिखाएं, तो उससे जो है वो दिलचस्पी होगा और पढ़ने वाले या देखने वालों को उसमें दिलचस्पी होगी, वो उसको गौर से देखेगा। सवाल नंबर 7 है, सवाल नंबर 7 है हमारे पास।
हाँ, सवाल नंबर 7 इसी में आ जाता है। सवाल नंबर 7 हाफजाने सेहत। सवाल नंबर 7 आप देखें कि हाफजाने सेहत के मौजू पर एक फीचर सुने, इससे मालूमात अक्स करके खुलासा तहरीर करें और मुतलका सवालात के जवाबात दें। हाँ जी, हाफजाने सेहत, आपको पता है कि हाफजाने सेहत क्या होता है। मैंने वो जिस तरह बताया था कि सेहत की हिफाजत, यानी अपनी सेहत की हिफाजत किस तरह हम लोग करते हैं, उसका कोई फ़ीचर देखें, आप कहीं से ढूंढें, आपको इंशाल्लाह मिलेगा ज़रूर। उस फ़ीचर के बारे में आप उसको गौर से सुने, उसका खुलासे को मद्देनज़र रखते हुए चंद सवालात जो होंगे फिर उसके जवाबात दिए जाएंगे। जिस तरह फ़र्ज़ करें मैं आपके सामने बोलती हूँ कि हाफजाने सेहत के लिए एक तो मुतवाज़न ग़ज़ा बहुत ज़रूरी है। मुतवाज़न ग़ज़ा, देखिए ज़िंदगी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। हमारे दीन में भी है कि बहुत ज़्यादा ना खाओ, इतना ना खाओ, और इंसान सिर्फ़ खाने पीने के लिए पैदा नहीं हुआ, ज़रूरत के लिए खाया जाए और इतना खाया जाए कि जितना आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है। देखिए अल्लाह ताला ने, हम मुसलमान हैं, मुबारक महीना हमारे लिए रमज़ान का भी रखा है, जिसमें हम लोग रोज़े रखते हैं। रोज़े बेसिकली हमारी जिस्म की ज़कात होती है, जिसमें हम लोग सारा दिन खाने पीने से मतलब अपने मुँह को रोकी रखते हैं। अपने दिल और दिमाग हमारा चाहते हुए भी हम नहीं खाते। इससे हम बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहते हैं और हमारा मैदा जो होता है वो बड़ा अच्छी वर्किंग करता है। तो ये है कि हमें मुतवाज़न ग़ज़ा जितनी हमारे जिस्म को ज़रूरत है उतनी खानी चाहिए। बेतहाशा मतलब एक आप देखें कि अच्छे खाने देखकर, चटपटे खाने देखकर ये नहीं कि खाते रहना चाहिए, उससे मैदा ख़राब होता है। हाफजाने सेहत के लिए ये बहुत ज़रूरी है, मुतवाज़न ग़ज़ा और ज़रूरत के मुताबिक खाना। वर्जिश कम करना, मतलब सेहत के लिए वर्जिश बहुत ज़रूरी है, उससे आप एक्टिव रहते हैं, आप होशियार रहते हैं, काम करने, आप चलने फिरने के काबिल रहते हैं। उसके बाद आप वर्जिश के बाद देखें, सुबह की सैर के लिए निकलें। सुबह आप जब निकलेंगे सुबह की सैर के लिए, तो उससे आप देखेंगे कि चरिंद परिंद, दरख्त, फ़ज़ा, हर चीज़ कितनी खुश होती है और कितनी आपको रौनक दे रही होती है, आपको पुरजोश कर रही होती है, आपको तरोताज़ा कर रही होती है। तो हाफजाने सेहत के लिए सुबह की सैर भी ज़रूर करें, मुतवाज़न ग़ज़ा खाएँ, वर्जिश करें, सुबह की सैर करें। उसके बाद आप लोग अपने कपड़ों, बर्तनों और अपने जिस्म की सफाई का बहुत ख्याल रखें। आप हर रोज़ गुस्ल करें। उसके बाद जिस बर्तन में खाना खाएँ वो बहुत साफ़ सुथरे होने चाहिए। खाना आपका सब्जियों को इतना मत पकाएं कि वो बहुत ज़्यादा मतलब वो उसके जो अंदर आपको विटामिन, न्यूट्रल्स, जितने भी मिनरल्स मिल रहे हैं वो सारे उसके अंदर वो गल सड़ जाएँ, इतना आप पकाते रहें। तो इतना खाएँ जितना कि मतलब उसके अंदर उसकी अफ़ादियत जो है वो बाकी रहे। इन सब चीज़ों को, बर्तन को साफ़ सुथरा करके उसको ढाँप कर रखें, अपने घर को साफ़ सुथरा रखें, अपने कपड़ों को, अपने जिस्म को। तो इस तरह ये हाफजाने सेहत के असूलों में से आप एक फ़ीचर देखें, फिर उस पर आपके सवालात बीच में से कुछ भी हो सकता है कि सेहतमंद रहने के लिए आप किसी भी 4 असूलों के 4 असूल बताएँ या तरीके बताएँ। उसमें आपको जिस तरह आपने बोला कि मुतवाज़न ग़ज़ा, सुबह की सैर, वर्जिश का करना, सफाई का ख्याल रखना। उसके बाद आप देखें कि दीन हमारा क्या कहता है हमारे हाफजाने सेहत के लिए। दीन हमारे खाने पीने या हमारी सेहत याब रहने के लिए हमारा दीन क्या कहता है कि मुतवाज़न ग़ज़ा के साथ साथ उतनी खाएँ जितनी आपके जिस्म को ज़रूरत है। साथ में अल्लाह ताला ने जो पाबंदी है वक्त के लिए, या अल्लाह ताला ने जो नमाज की अदायगी करें। उसके बाद आप कई सवालात उसमें से उठाएंगे जब वो पैराग्राफ लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको हिस्सा ग्रामर के इन तमाम सवालात का बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप माशाल्लाह से बड़ी क्लासेस में जा रहे हैं, तो आप लोग हर चीज़ के लकीर के फ़कीर मत बने, कंसेप्चुअल की तरफ आएँ। टीचर आपको जो बता रहे हैं उसको अपने माइंड से लिखें। देखिए एक दफ़ा आप थोड़ा कम लिखेंगे, गलत थोड़ा सा लिखेंगे, किसी अपने उस्ताद को चेक करवाएँ, वो आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए आपको थोड़ा उसमें जो गलतियाँ होंगी वो हाईलाइट करके आपको बताएगा। आप दोबारा लिखेंगे, आप इस काबिल होंगे कि इंशाल्लाह आइंदा आने वाली क्लासेस में आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट्स बनकर उभरेंगे। उम्मीद करती हूँ आपने फुल इस सबक के इस लेक्चर से मुस्तफ़ीद हुए होंगे। तो अगले लेक्चर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।